अगेन गुड मॉर्निंग सबको। जो आए हैं हम लोग जो कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन पढ़ रहे थे। कोआगुलेशन कैसे कैसे होता है एक बार फिर से। तो हमें कोआगुलेशन फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। कोआगुलेशन हमें किसका कराना है, या तो लायोफोबिक सॉल्व का और लायोफिलिक सॉल्व का। तो जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्व, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि या तो उसमें हम जो है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके या हीटिंग और बॉइलिंग करके कांस्टेंट जो है कि डायलिसिस करके या इलेक्ट्रोफोरोसिस करके जो है कि हम लोग कोएगुलेशन करा रहे थे। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एक लास्ट में पढ़े थे बाय मिक्सिंग द अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड, बाय मिक्सिंग द अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर जो हमारा सोल्यूशन बना हुआ है उस सोल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि डबल लेयर होती है चार्ज की, एक फिक्स्ड लेयर होती है और एक डिफ्यूज लेयर होती है। तो जो डिफ्यूज लेयर पे चार्ज होता है, अगर उसके अपोजिट चार्ज हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम अपोजिट चार्ज ऐड करेंगे तो वहाँ पे कोएगुलेशन होगा। अब हम लोगों ने देखा था कैटायन और एनायन, जो हार्डी-सूज रूल था कि जो कोएगुलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। अगर चार्ज हम बढ़ाएंगे तो कोएगुलेशन क्या है, बढ़ता जाएगा। अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोएगुलेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो जिसके केस में हम लोगों ने देखा था कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ पे कोएगुलेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो किसी के ऊपर -4 चार्ज है तो वो ज़्यादा कोएगुलेशन कराएगा, अगर किसी के ऊपर +3 है, +4 चार्ज है तो वो कोएगुलेशन ज़्यादा कराएगा। आई बात समझे। तो अब इसके बाद हम लोग जो है कि देखेंगे यहाँ पे तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि कोलाइडल जो सॉल्व है, यानी जो हाइड्रोफोबिक है या लायोफोबिक है, उसको कोएगुलेट करने के लिए इतने तरीके थे। लेकिन अब बात आती है हमारी कोएगुलेशन ऑफ द लायोफिलिक। और लायोफिलिक के बारे में हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, आपस में जल्दी मिल जाते हैं। तो अगर जल्दी मिल जाने वाले हैं तो उनको जो है कि क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत तगड़ा है, अब उस तगड़े इंटरेक्शन को हमें कम करना है, उस इंटरेक्शन को हमें हटाना है। उस इंटरेक्शन को कम करने के लिए, हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि वहाँ पे इंटरेक्शन इतना तगड़ा है तो कोएगुलेशन बड़ा मुश्किल से होगा। तो कोएगुलेशन कराने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी होगी कि दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्व कहते हैं, और ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। कोएगुलेशन ऑफ, लिखेंगे कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्व, depends upon 2 factors. One is the charge and second is the solvation. सॉल्वेशन भी सबको पता है कि सॉल्वेशन क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को अगर हम वाटर में या किसी सूटेबल मीडियम के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा सॉल्वेशन होता है, और जो वहाँ से हमें एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। अगर पर्टिकुलरली हम वाटर में डिज़ोल्व करने का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसे हम जो है कि क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, बस यही चीज़ होता है। तो अभी चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज है, क्योंकि दो जो डिस्पर्स फेज है और जो डिस्पर्सन मीडियम है, उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा इंटरेक्शन है।
इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें उस तरह का चार्ज यूज़ करना पड़ेगा और सॉल्वेशन, ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर जो है ये कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट डिपेंड करता है। एक तो चार्ज है हमारा और एक सॉल्वेशन है, ठीक है। अब ये दोनों अगर फैक्टर यहाँ पे हटा दें, चार्ज और सॉल्वेशन दोनों हटा दें, दोनों फैक्टर को रिमूव कर दें, तो वो जो है कि तुरंत कोएगुलेट कर जाएगा। ऑन रिमूविंग these two factors coagulation of lyophilic salt takes place, ओके, टेक्स प्लेस। अगर ये दोनों फैक्टर जिसके कारण यहाँ पे लायोफिलिक सॉल्ट बना हुआ है, अगर दोनों फैक्टर को रिमूव कर दें तो क्या होगा, वहाँ पे कोएगुलेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कभी कभी अल्कोहल और एसीटोन से भी हम कोएगुलेशन करा सकते हैं। लायोफिलिक सॉल्ट का कोएगुलेशन जो है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हम वहाँ पे अल्कोहल या एसीटोन डाल दें तो कोएगुलेशन हो जाएगा। आएगा समझे? चलो ठीक है, फिर यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ये दोनों फैक्टर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज और सॉल्वेशन, इन दो फैक्टर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों फैक्टर की मदद से हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। तो अगर हमें एक बार फिर से बता देते हैं, अगर लायोफिलिक सॉल्ट का कोएगुलेशन करना है तो हमें चार्ज और सॉल्वेशन दोनों फैक्टर को रिमूव करना है। और इन दोनों फैक्टर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फैक्टर को रिमूव करने के लिए हमें एक तो सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है सुटेबल सॉल्वेंट फॉर कोएगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट वी शुड ऐड एसीटोन एंड अल्कोहल, ठीक है। और सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इसके थ्रू जो है कि हम कोएगुलेशन करा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो है कि सॉल्ट को कोएगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ सॉल्ट। उससे पहले हम एक चीज और पीछे हमारा छूट गया जिसको हमने छोड़ रखा था, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कितना चार्ज होता है। क्योंकि देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी हमारा कोलाइडल सॉल्ट होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है, और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन है उन दोनों के इंटरेक्शन के बीच में डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरेक्शन है। तो हम, इसका मतलब है कि जितने भी कोलाइडल सॉल्ट होते हैं उसमें जो है कि सबके ऊपर चार्ज पाया जाता होगा, सबके ऊपर क्या है, चार्ज पाया जाता होगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्ज होता होगा। आई बात समझे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सॉल्ट हैं, किस तरह के उनके ऊपर चार्ज पाए जाते हैं। तो पहला लाइन तो हम ये लिख लेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स शुड ऑलवेज कोलाइडल पार्टिकल्स always contains some charge,
कुछ ना कुछ चार्ज पाया जाता है उसमें। अब ये चार्ज कौन से होते हैं? कोलाइडर पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ अगर चार्ज पाया जाता है तो ये नेचर ऑफ चार्ज डिपेंड करता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है हमारा, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझे? तो एक नेक्स्ट पॉइंट ये ले लेंगे कि क्या जो पार्टिकल्स होते हैं, हम जो पेप्टाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि सेम टाइप का चार्ज सबके ऊपर होगा, सेम टाइप का चार्ज होगा, तभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स हैज या हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज, इनके पास सेम टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये गिवन सॉल्यूशन में या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे कि कौन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कौन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो चार्ज ऑन पार्टिकल ऑफ द सम कॉमन सॉल्यूशन, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो भाई, जल्दी जल्दी दो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसको नोट कर लिया? चलो इसको इरेज कर देते हैं। हम यहाँ पे चार्ज ऑन कोलाइडल, चार्ज ऑन पार्टिकल्स, चार्ज ऑन पार्टिकल्स of common solution in some common solutions, कुछ हम कॉमन सोल्यूशन लेंगे यहाँ पे, ये हेडिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये दो तरह के हम सवाल ले रहे हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ले रहे हैं। चलिए, तो कॉलम बना लिया, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। पहला है हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, जैसे N2O3.H2O, ठीक है, XH2O यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी H2O, एंड CrO3.XH2O, ठीक है। और एक और ले लेते हैं Fe3O4.XH2O, ठीक है। तो ये हमारे जो है कि यहाँ Fe2O3 भी ले सकते हैं, Fe2O3 नहीं तो ये जंग वाला हो जाएगा, Fe2O3। ये मेटालिक हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होते हैं, मेटालिक हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इसको नोट कर लो यहाँ पे। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन हमारा उसी में आता है, सेकेंड है हीमोग्लोबिन
ये हमारे ब्लड में मिलेगा, ये तो सबको पता होगा। इसके बाद लास्ट हमारा है थर्ड ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड्स हैं जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल के रूप में TiO2, सॉल्ट, ये सब हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। इसके बाद मेटल पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, हमारा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ETC। इनके ऊपर जब ये पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं तो फिक्स चार्ज तो पॉजिटिव होता है, मगर उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज होते हैं, सबसे बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके अलावा जो मेटालिक सल्फाइड्स है, नेक्स्ट हमारा है मेटालिक सल्फाइड। ओके, मेटालिक सल्फाइड्स में आर्सेनियस सल्फाइड, एग्जाम्पल के रूप में AS2S3। ओके, और नेक्स्ट है हमारा Sb2S3, Sb2S3 एंड CDS, कैडमियम सल्फाइड, सॉल्ट, ये हमारे निगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके अलावा सॉल ऑफ स्टार्च, गम, ये सब जो होते हैं, सॉल ऑफ स्टार्च, STARCH, स्टार्च, गम, जिलेटिन, प्रोटीन, ETC, जो भी इतना लिख लें। ठीक है, ये सब हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसको नोट कर लो सब कोई, इसको सब कोई अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इसमें हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड Al2O3XH2O, CrO3XH2O, Fe2O3XH2O, हीमोग्लोबिन और ऑक्साइड, ये हमारे जो है कि पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज में मेटल पार्टिकल्स, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इस पे चार्ज कैसा होगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व की बात हो रही है, सोल्यूशन की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और मेटालिक सल्फाइड में जो हमारे P ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, थोड़े जो नीचे जाने में मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, हम लोग जानते हैं, तो उस केस में हमारा यहाँ पे हम देखेंगे AS2S3, Sb2S3 और CDS, ये सब। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे हो जाएगा सॉल ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन। इसको सब कोई नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया। अब इसको हम इरेज करेंगे। अब ये चार्ज कैसे आ जाते हैं, ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज।
ऑफ चार्ज। ये चार्ज आते कहाँ से है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि किस तरह से कोलाइडल सॉल्व पे चार्ज कैसे आते हैं, ठीक है। There are following regions. There are following regions, REASON, regions due to which charge originate on particles। पार्टिकल्स के जो चार्ज आते हैं वो चार्ज कैसे आते हैं, वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला तो रीजन है कि ड्यू टू फ्रिक्शन। पहला का क्या रीजन है, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण भी चार्ज आ सकते हैं, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल और जो डिस्पर्स मीडियम है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द dispersed phase particle particles and particles of dispersion medium, particles of dispersion medium, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है कि ऐसा होता है, चार्ज डेवलप कर जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है यहाँ पे, दूसरा कारण ये है कि जब डिसोसिएशन होता है और उसके बाद तुरंत एसोसिएशन होता है, तब उस कंडीशन में तो यहाँ पे दूसरा हमारा हो जाएगा ड्यू टू डिसोसिएशन फॉलोड by एग्रीगेशन। जब एक बार डिसोसिएशन हो जाए और मॉलिक्यूल एग्रीगेट होने के लिए आने लगे, तब उस कंडीशन में भी चार्ज डेवलप हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। ये बात समझे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। इसको इरेज कर लेते हैं, नोट कर लो इसे। थर्ड हमारा है ड्यू टू कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। जब हम इलेक्ट्रो डिस्पर्सन करते हैं, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन याद आ रहा होगा जो हम लोग ब्रैग्स मेथड पढ़ रहे थे। ब्रैग्स में जो है कि मेथड से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू कोलाइडल सॉल्व बना रहे थे, तो उस समय याद होगा कि हम लोग जो है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन कर रहे थे। तो इस इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन के कारण जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, तो उसके कारण चार्ज आ जाता है। और लास्ट हमारा आता है ड्यू टू, इसको नोट कर लिया होगा। फोर्थ हमारा है, एक लाइन लिख देते हैं, ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन।
ठीक है। पेप्टाइजेशन में हम लोग देख रहे थे कि जब पेप्टाइजेशन कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने में जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है जिसका प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा वही जो है कि चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से चार्ज ओरिजिनेट होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। एक तो फ्रिक्शन, जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट या कह सकते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को जब हमने मिलाया तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे थे कि वहाँ पे जो भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के कारण जो फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण जो है कि वहाँ पे चार्ज डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखे थे ब्राउनियन मूवमेंट जब होता है, जिगजैग मोशन होता है, तो जिगजैग मोशन में भी एक दूसरे से टकराते हैं। तो उस टकराने के दौरान में भी जो चार्ज उनके ऊपर डेवलप करता है वो चार्ज क्या होता है, वही चार्ज फ्रिक्शन के कारण आता है। और दूसरा इसके बाद है दूसरा वाला ड्यू टू द डिसोसिएशन। मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया, अब वो डिसोसिएट करने के बाद लायोफोबिक अगर है तो एसोसिएट करना चाहेगा, तुरंत एग्रीगेट करना चाहेगा। तो उस डिसोसिएशन और एग्रीगेशन के कारण जो वहाँ पे चार्ज आएगा, उस चार्ज को हम जो है कि के कारण जो है कि चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन अब फॉलोड बाय एग्रीगेशन, उसके बाद एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन के लिए मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो वहाँ पे भी जो चार्ज आता है, मिसेल्स में भी देख रहे थे कि एग्रीगेट होकर के नेगेटिव चार्ज आ रहा था, आई बात समझे। तो इस तरह से जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है। थर्ड हमारा है ड्यू टू द कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। जब इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए तो उस समय कुछ ऐसे भी सॉल्व होते हैं जो कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के कारण उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, आई बात सुने। अब इसके बाद जो हमारा इसके बाद है हमारा ड्यू टू द प्रेफरेंशियल डिस्पर्सन। प्रेफरेंशियल डिस्पर्सन का मतलब जब हम पेप्टाइजेशन कर रहे थे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक को मिला रहे थे, तो उस कंडीशन हाइड्रोफोबिक को जब कोलाइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें उनको तोड़ना था। तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे थे और इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर जो पहले एब्जॉर्ब हो रहा था वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। किसी डिस्पर्स फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वहाँ प्रेफरेंशियल चार्ज नेगेटिव हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो जाए तो प्रेफरेंशियल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इतने फैक्टर हो गए। आज हम लोगों ने इतना देख लिया। इस फ्रिक्शन के कारण भी चार्ज आ सकते हैं, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल और जो डिस्पर्स मीडियम है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज पार्टिकल particles and particles of dispersion medium, particles of dispersion medium, ठीक है। इन दोनों के बीच जो है कि ऐसा होता है, चार्ज डेवलप कर जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है यहाँ पे, दूसरा कारण ये है कि जब डिसोसिएशन होता है और उसके बाद तुरंत एसोसिएशन होता है, तब उस कंडीशन में तो यहाँ पे दूसरा वाला हो जाएगा ड्यू टू डिसोसिएशन followed by aggregation, जब एक बार डिसोसिएशन हो जाए और मॉलिक्यूल एग्रीगेट होने के लिए आने लगे तब उस कंडीशन में भी चार्ज डेवलप हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, यही बात समझे।
तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, नोट कर लो इसे। थर्ड हमारा है ड्यू टू कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। जब हम इलेक्ट्रो डिस्पर्सन करते हैं, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन याद आ रहा होगा जो हम लोग ब्रैग्स मेथड पढ़ रहे थे। ब्रैग्स में जो है कि मेथड से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू कोलाइडल साउंड बना रहे थे। तो उस समय याद होगा कि हम लोग जो है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन कर रहे थे। तो इस इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन के कारण जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है तो उसके कारण चार्ज आ जाता है। और लास्ट हमारा आता है ड्यू टू, इसको नोट कर लिया होगा। फोर्थ हमारा है, एक लाइन लिख देते हैं, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, पेप्टाइजेशन में हम लोग देख रहे थे कि जब पेप्टाइजेशन कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने में जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है जिसका प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा, वही जो है कि चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से चार्ज ओरिजिनेट होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, एक तो फ्रिक्शन, जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट या कह सकते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को जब हमने मिलाया तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे थे कि वहाँ पे जो भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के कारण जो फ्रिक्शन हो रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण जो है कि वहाँ पे चार्ज डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखे थे ब्राउनियन मूवमेंट जब होता है, जिगजैग मोशन होता है, तो जिगजैग मोशन में भी एक दूसरे से टकराते हैं। तो उस टकराने के दौरान में भी जो चार्ज उनके ऊपर डेवलप करता है वो चार्ज क्या होता है, वही चार्ज फ्रिक्शन के कारण आता है। और दूसरा इसके बाद है दूसरा वाला ड्यू टू द डिसोसिएशन। मॉलिक्यूल डिसोसिएट किया, अब वो डिसोसिएट करने के बाद लायोफोबिक अगर है तो एसोसिएट करना चाहेगा, तुरंत एग्रीगेट करना चाहेगा। तो उस डिसोसिएशन और एग्रीगेशन के कारण जो वहाँ पे चार्ज आएगा, उस चार्ज को हम जो है कि के कारण जो है कि चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन फॉलोड बाय एग्रीगेशन, उसके बाद एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन के लिए मॉलिक्यूल आ रहा है तो वहाँ पे भी जो चार्ज आता है, मिसेल्स में भी देख रहे थे कि एग्रीगेट होकर के नेगेटिव चार्ज आ रहा था, आई बात समझे। तो इस तरह से जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है। थर्ड हमारा है ड्यू टू द कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। जब इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए तो उस समय कुछ ऐसे भी सॉल्व होते हैं जो कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के कारण उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, आई बात सुने। अब इसके बाद जो हमारा है, इसके बाद है हमारा ड्यू टू द प्रेफरेंशियल डिस्पर्सन। प्रेफरेंशियल डिस्पर्सन का मतलब जब हम पेप्टाइजेशन कर रहे थे, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक को मिला रहे थे, तो उस कंडीशन हाइड्रोफोबिक को जब कोलाइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें उनको तोड़ना था। तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे थे और इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर जो पहले एब्जॉर्ब हो रहा था वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। किसी डिस्पर्स फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वहाँ प्रेफरेंशियल चार्ज नेगेटिव हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो जाए तो प्रेफरेंशियल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इतने फैक्टर हो गए। आज हम लोगों ने इतना देख लिया इसको कि किस तरह से चार्ज एराइज हुआ और किस तरह से जो है कि कोलाइडल पार्टिकल्स कितने तरह के होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इसके आगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट देखेंगे, हमें ये देखना है कि कुछ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन जो होते हैं तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे
कुछ एग्जांपल्स लेंगे चार्ज के कि अगर सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट है, आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम कुछ एक्सेस में या लेस में किस तरह से चार्ज सोल्यूशन बनते हैं उसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और डिजिटा पोटेंशियल हमारा अगला टॉपिक होगा। और इसके अलावा हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, ये लास्ट टॉपिक है। तो उम्मीद है कि कल ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो है कि इसके बाद कल मिलेंगे फिर से 2 नए टॉपिक के साथ।